Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself Subhashi and today I am going to teach you the first chapter of Biology class 12th which is Sexual Reproduction in Flowering Plant. Flowering plant से ही मतलब है क्या? एंजियोस्पर्म. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में. अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, हमारी लाइफ में फ्लावर का आप रोल देख लो, चाहे हम दुखी हो, चाहे खुश हो, चाहे घर में कोई छोटा सा छोटा फंक्शन हो, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई चीज़ हो, फ्लावर का हर जगह अपना एक रोल है. बिना उनके हमारे सारे काम क्या हैं? इनकम्प्लीट, अधूरे से लगते हैं. इनफैक्ट हमारी डेली लाइफ में भी फ्लावर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं. तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं इन फ्लावर्स के ही बारे में. अब ये फ्लावर्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअल में पढ़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट किस रिस्पेक्ट में. अब आप सोचो कि ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है तो प्लांट के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे. बात कुछ ऐसी होती है कि प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो है क्या? फ्लावर. बिना फ्लावर के एंजियोस्पर्मिक, याद से रखना एंजियोस्पर्मिक हमने बोला. क्यों एंजियोस्पर्मिक बोल रहा है? क्योंकि फ्लावर का होना किसकी बेसिक खासियत है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट की. आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जब आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कई सारी चीज़ें पढ़ी. और फिर फ्लावरिंग प्लांट कहाँ से इन्वॉल्व होना शुरू हुए? एंजियोस्पर्मिक से. तो हम बेसिकली यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जानेंगे. स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर. ठीक है. फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये तो हमें पता है. किस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में. क्यों? क्योंकि हम तो अलग अलग हैं, मेल अलग है, फीमेल अलग है, देख के समझ में आ जाता है. लेकिन फ्लावर में कभी कभी वो बाइसेक्सुअल होते हैं, कभी कभी वो मोनोसेक्सुअल होते हैं. मतलब क्या है? या तो उनके मेल और फीमेल गैमेट एक ही प्लांट में रहते हैं या तो अलग अलग रहते हैं. अब क्या है कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. अभी हमने बताया कि फ्लावर ही क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और नेक्स्ट लाइन है ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ऑब्वियस सी बात है, जब मेल और फीमेल गैमेट बन रहे हैं तो एसेक्सुअल का तो कोई चांस नहीं है. एसेक्सुअल कहाँ पे होता है? जहाँ पे गैमेट्स का अलग अलग फॉर्मेशन नहीं हो पाता. और हमने पढ़ा है कि जब एवोल्यूशन होता गया तो एसेक्सुअल से चीज़ें किस में कन्वर्ट होती गई? सेक्सुअल में. तो यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट हैं ये बेसिकली कौन सा रिप्रोडक्शन शो करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. अब बेसिकली क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये तो हमें समझ में आ गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं. आपके एमसीक्यू टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे ये बेसिक सी चीज़ें चेक की जाती है. हो सकता है क्वेश्चन आ सके कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर किनका है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, एल्गी. तो आपको किस पे टिक करके आना है? एंजियोस्पर्म. ठीक है. नेक्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर. अब हमने तो ये तो जान लिया कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन रिप्रोडक्शन की लाइफ में आने से पहले लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको देखो, अगर ये चैप्टर सिंपल करना है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन से रिलेट करके पढ़ना है. क्यों? क्योंकि प्लांट में जो चीज़ें हो रही हैं हम बेसिकली उनको ऑब्जर्व या देख के नहीं बता सकते. उनके अंदर की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारी बॉडी में चीज़ें हमने फील भी की है, समझी भी है. और काफ़ी हद तक प्लांट के बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो अपनी बॉडी को ज़्यादा बेटरली जान पाते हैं. इसलिए हम चीज़ें यहाँ पे क्या करेंगे? को रिलेट करके पढ़ेंगे. फ़ायदा क्या होगा इससे? चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी. और सिंपल अगर हो जाएंगी तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी. बहुत सारे बच्चों को बॉटनी और जूलॉजी में से हमेशा जूलॉजी ज़्यादा पसंद होता है. बॉटनी की चीज़ें समझ ही नहीं आती तो पसंद होना तो बहुत दूर की बात है. होता है ऐसा. लेकिन जब आप इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी. बेसिकली अगर देखा जाए, ये जान के हैरानी होगी कि जूलॉजी के टर्म में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन बॉटनी के टर्म में चीज़ों को थोड़ा समझ के रखना है. और जब हम कुछ चीज़ों को समझ के चलते हैं ना तो चीज़ें हमारे माइंड में काफ़ी टाइम तक रह जाती हैं. बात करते हैं फ्लावर इज़ डेवलप ड्यू टू. अब हमारे अगर केस ले लें तो हम क्या जैसे पैदा हुए वैसे ही हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है? बिल्कुल नहीं.
हमारी बॉडी में भी जब तक हम प्यूबर्टी हिट नहीं करते तब तक हमारी बॉडी में भी रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज़ें नहीं हो सकती। इसी तरह प्लांट का भी केस है, वो जब बर्ड फॉर्म में रहते हैं तो बेसिकली वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे हार्मोनल, स्ट्रक्चरल, बहुत सारे काफ़ी चेंजेस आते हैं। बेसिकली देखते हैं चेंजेस किस टाइप के होते हैं। ये चेंजेस होते हैं कुछ हार्मोन्स के वजह से, ठीक है। फ्लावर्स आर डेवलप्ड ड्यू टू सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब तुरंत से फ्लावर में पिस्टल, स्टिग्मा, ये सारी चीज़ें नहीं फॉर्म होती, तो स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनते हैं, ठीक। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या है? वॉल ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमारे केस में मेल और फीमेल हमने बोल दिया, यहाँ पे भी हम मेल और फीमेल को समझ ही रहे हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल का नाम अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिया बोल रहा है, दिमाग में एक आएगा कि रिया किसी लड़की का नाम है, आएगा, ठीक है। कोई आपको सचिन बोल रहा है, सचिन ऑब्वियस सी बात है किसी लड़के का नाम है। अब कुछ केसेस हो सकते हैं ऐसे जहाँ पे लड़कियों का भी नाम लड़कों जैसा या लड़कों का नाम लड़कियों जैसा होता है, ठीक है। जैसे आपने क्लास आई थिंक 8th या 9th में पढ़ा होगा, संतोष नाम जो होता है वो काफ़ी लड़कियों का भी होता है, लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि नहीं ये लड़कों का ही नाम है। तो वो चीज़ हम जो कहना चाह रहे हैं वो बस इतना है कि अगर हमने लाइफ में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम मेल है या फीमेल है कैटेगराइज कर सकते हैं। वैसे ही प्लांट की अगर बात किया जाए तो प्लांट में मेल को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? गाइनोशियम। गाइनो जो वर्ड होता है ना, ये बेसिकली किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है? फीमेल के लिए, ठीक। अब आप सुने होंगे गायनोकोलॉजिस्ट, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, ठीक है, जो लेडीज़ के बारे में काफ़ी सारी पढ़ाइयाँ करके गायनोकोलॉजिस्ट बनती हैं, उनके बॉडी में जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली जो गायनो वर्ड है, ये गायनो वर्ड कहाँ से इवॉल्व हुआ है? ये बेसिकली हम फीमेल्स के लिए ही इवॉल्व हुआ है। अब जहाँ पे भी आए एंडोशियम, तुरंत मानना है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जहाँ पे आए गायनोशियम वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये याद करने की बेसिकली एक कॉमन सेंस की बात है। गायनो वर्ड किसके लिए है? फीमेल, तो गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये जो एंड्रोशियम बना है, ये बना किससे है? वॉल ऑफ स्टेमन। कई सारे स्टेमन मिलके क्या बनाए हैं? एंड्रोशियम का फॉर्मेशन किए हैं। अब बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं क्या? हमने एंड्रोशियम के बारे में तो जान लिया, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो तो जान लिया, लेकिन उनमें ऐसा क्या खास है कि उनको मेल की कैटेगराइज में रखा गया है? क्यों उनको मेल की कैटेगरी में रखा गया? ऑब्वियस सी बात है, फीमेल से उनकी लाइफ थोड़ी अलग होगी, बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, इसलिए उनको मेल में कैटेगराइज किया गया है। वही चेंजेस हम पढ़ेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट्स है, ठीक है, यही तो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या है? मेल गैमेट है। पढ़ेंगे क्या? स्टेमन। स्टेमन क्या है, किसी को याद है? अगर नहीं याद है तो आज ही याद करेंगे हम कि स्टेमन जो होता है वो दो पार्ट का बना होता है। एक को क्या कहते हैं? फिलामेंट, और एक को हम कहते हैं एंथर। खास चीज़ क्या है कि ये फिलामेंट एक लंबी सी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाल्क की जगह स्ट्रक्चर है, और इनके ऊपर बैठा होता है क्या? एंथर। एंथर जो है वो बाइलोब भी है और डाइथिकस भी है। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न आएगी, मैम ये बाइलोब्ड और डाइथिकस क्या होता है? दोनों में बाई का भी मतलब दो ही होता है, डाई का भी मतलब दो ही होता है। तो यहाँ पे ये नाम में इतना बड़ा जो अप एंड डाउन्स आ रहा है वो क्यों आ रहा है, बताते हैं। ये क्या है? पहले तो फिलामेंट क्या है अभी बताया, लॉन्ग स्लैंडर स्टाल्क है, ठीक है, और टर्मिनल यानी उसके ऊपर बैठा कौन होता है? एंथर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब अगर आप फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर फिलामेंट का कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इनके ऊपर एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। दो लोब दिख रहे हैं, दो रूम दिख रहे हैं, ये दो रूम जो हैं इनको ही हम कहते हैं बाइलोब। अब डाइथिकस का मतलब क्या है? इन दो रूम में भी दो अलग अलग थिका प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक थिका ये, दूसरा थिका, या आप रुको एक साफ सुथरा डायग्राम बनाते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी अच्छे से आप समझ पाओ।
मान लो ये आपका एंथर है, ये था क्या, फिलामेंट। ठीक, ये एंथर को हमने क्या कहा कि ये 2 लोब में प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो गया, बाइलोब्ड। अब इस लोब में 2 चैम्बर होंगे, वो 2 चैम्बर क्या हैं, वो 2 चैम्बर कुछ ऐसे होंगे जिनको कहा जाता है थिका। इसलिए ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थिका, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, डाइथिकस। समझ में आया, लोब का मतलब क्या है और थिका का मतलब क्या है। एंथर 2 पार्ट में कन्वर्ट है, उसको हम कह रहे हैं लोब, इसीलिए उनको कहते हैं बाइलोब। और हर लोब में 2 थिका प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं डाइथिकस। अब ईच लोब हैज 2 थिका, डाइथिकस कहते हैं, वो समझ में आ गया। टिपिकल एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड, वो भी समझ में आ गया। अब हर एंथर क्या करता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेट करता है एट द कॉर्नर ऑफ ईच लोब। इनके हर कॉर्नर पे कितने माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेट हैं, 4। ठीक है, ये हर कॉर्नर पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं से हमारे पॉलन ग्रेन बनना स्टार्ट होंगे। पढ़ते हैं आगे। माइक्रोस्पोरेंजिया बिकम पॉलन सैक। पॉलन सैक मतलब जिनमें हमारे पॉलन ग्रेन रहने वाले हैं, ठीक है, एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई। बाइलोब किसको कह रहे हैं, डाइथिकस किसको कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया किसको कह रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है। पॉलन सैक का दूसरा नाम अगर कोई पूछ ले तो पॉलन सैक का ही नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बेसिकली हमने ये तो जान लिया माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है वो पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली बने होते हैं 4 तरह की लेयर से। ठीक, अब ऊपर सबसे बाहर की जो लेयर है और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो क्या है, बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। इपी का मतलब ही होता है अपर साइड। एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है एंडोथिकस, एंडोथिकस के नीचे प्रेजेंट होता है मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है क्या, टैपेटम। अब क्वेश्चन क्या आएगा, फंक्शन क्या है। ठीक है, पढ़ तो लिया हमने लेयर्स के बारे में, फंक्शन क्या है वो समझते हैं। तो बेसिकली फंक्शन क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथिकम और मिडिल लेयर का आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही फंक्शन दिया है, और वो फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन, और साथ में क्या, डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर मतलब क्या है डेहिसेंस का, अब जब एंथर फटेगा तभी तो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, तो वो फटने वाली प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, डेहिसेंस। इन तीनों लेयर का काम प्रोटेक्शन का है और डेहिसेंस का है। दूसरा जो टैपेटम है, इस टैपेटम के नीचे वाली, ये तो सबसे लास्ट लेयर है, इनके ही नीचे प्रेजेंट होता है क्या, हमारा पॉलन ग्रेन। अब उन पॉलन ग्रेन को खाना भी तो चाहिए, है तो वो गैमेटिक सेल, तो वो बेसिकली खाना तो मांगेंगे, तो उन्हें नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, वो यही टैपेटम लेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऊपर के 3 लेयर का फंक्शन प्रोटेक्शन का, और लास्ट लेयर का फंक्शन क्या है, खाना पहुंचाने का। द इनर मोस्ट लेयर टैपेटम विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये याद रखना है कि इनके अंदर क्या है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस अगर एक से ज्यादा होगा तो इनके साइटोप्लाज्म ऑब्वियस सी बात है कैसे होंगे, डेंस होंगे, और ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। ठीक, इतना फंक्शन समझ में आया टैपेटम का। अब सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन होमोजीनियस सेल। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होमोजीनियस यानी एक ही जैसे सेल का स्ट्रक्चर होगा, जिनको कहते हैं क्या, स्पोरोजीनस सेल। मान लो अगर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, इनके सेंटर में क्या होगा, होमोजीनियस सेल का स्ट्रक्चर होगा, जिसको कहा जाता है क्या, स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, या टिश्यू, सेल नहीं टिश्यू,
ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर, हमने जो जो अभी पढ़ा उन्हीं का ये स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर वाली लेयर क्या है हमारी, एपिडर्मिस है, समझ में आ गया। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट थी, एंडोथिकस। ठीक, एंडोथिकस के नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट थी, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के नीचे कौन सी प्रेजेंट थी, टैपेटम। और टैपेटम के अंदर क्या प्रेजेंट था, हमारा पॉलन ग्रेन। अब बेसिकली यहाँ पे टैपेटम क्या है, सबसे लास्ट वाली, ये देख पाओ आप अगर, तो ये सबसे लास्ट लेयर है। एंडोथिकम सेकेंड वाली लेयर है, ठीक है। और मिडिल लेयर अगर देखेंगे तो यहाँ आप इस वाले डायग्राम को देखो, सबसे बाहर क्या होगी, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे वाली जो सेकंड लेयर है वो क्या है, एंडोथिकम। एंडोथिकम के नीचे वाली जो लेयर है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के नीचे सबसे लास्ट में जो लेयर प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या कहते हैं, टैपेटम। और टैपेटम के अंदर ही क्या होंगे, हमारे पॉलन ग्रेन्स। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ही क्या है, फॉर्मेशन। किनका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का। लेकिन ये फॉर्मेशन इतना आसान, ऑब्वियस सी बात है, हमें चाय भी अगर सिंपल बनाना है तो उसमें भी कुछ चीज़ें, कुछ प्रोसेस हमें अपनाने होंगे। बर्तन रखेंगे, गैस जलाएंगे, दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, चीनी, चाय पत्ती, और अगर आपको कड़क चाय पीने का मन है तो अदरक, इलायची वगैरह डालोगे। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ को फॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए भी क्या है, प्रोसेस। हमने सिलेबस वाले अपने वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि माइक्रो जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं मेल के लिए है, और मेगा जो वर्ड आएगा ये कहीं ना कहीं फीमेल से रिसेंबल करेगा। लेकिन हर जगह नहीं, जहाँ नहीं करेगा वहाँ हम बताएंगे कि क्यों इसको ऐसा नहीं कहा गया है। फिलहाल 90% जगह पे यही होगा कि माइक्रो वर्ड जो होगा वो मेल के लिए होगा, मेगा वर्ड जो होगा वो फीमेल के लिए। तो यहाँ पे है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पढ़ते हैं प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल को ही दूसरे भाषा में कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि मेल गैमेट अगर बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मेल हो या फीमेल हो, उनको बॉर्न कौन करेगा, मदर ही करने वाली है, फादर तो नहीं करते। तो बेसिकली यहाँ पे भी पॉलन ग्रेन कहाँ से आएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। किसी किसी का होता है ना निक नेम कुछ और होता है और आपके स्कूल में कुछ और चलता है, तो सम लाइक ऐसे ही है। पॉलन मदर सेल ये उनका निक नेम है और इनका फॉर्मल जो नेम है वो क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। अब याद रखना है मियोसिस और माइटोसिस का कॉन्सेप्ट, यहीं क्लियर कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। क्या है मियोसिस का मतलब, क्या है मियोसिस मतलब हमारे क्रोमोसोम नंबर होंगे हाफ, रिड्यूस हो जाएंगे, इसी को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस को कहते हैं क्या, इक्वेशनल डिवीजन। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, एक जगह जो होगा हमारा क्रोमोसोम नंबर वो रिड्यूस करेगा, लेकिन दूसरी जगह हमारा क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होगा। कहाँ पे होगा, कहाँ नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल आपको एक चोट लगती है, कट लगता है बॉडी में, तो वहाँ की सेल कुछ टाइम के बाद उस कट को भर देती हैं, डिवाइड होते हैं वो सेल अपने आप में, और फिर वो कट अपने आप ठीक हो जाता है। होता है ऐसा, आपको कोई चोट लगती है तो कुछ टाइम के बाद वो फिक्स हो जाती है। लेकिन वहाँ पे क्या क्रोमोसोम नंबर हर सेल के अलग अलग होंगे, बिल्कुल नहीं। क्रोमोसोम नंबर हाफ कहाँ होंगे, जब हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। आपको चोट लगी, वहाँ पे आपके बॉडी में सेल डिवीज़न हुआ, तो वो आपके क्या है, इक्वेशनल डिवीज़न है, यानी क्रोमोसोम नंबर सेम, आपकी जो भी क्रोमोसोम नंबर होगी वो उसी के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं, बस सेल डिवाइड होगी, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ऐसे डिवाइड होगी। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ। अब फॉर एग्जांपल ये कैसे हो रहा है, ह्यूमन के थ्रू समझेंगे। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46 है, या कहें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है।
लेकिन हमारे जो गैमेट्स है, ओवा और स्पर्म, इनके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के, मतलब इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 23 है, 23 पेयर नहीं, 23। ठीक, तो ये डिप्लॉयड बॉडी में रह के हैप्लॉइड कैसे हुए? तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी क्या होगा? मियोसिस वाला, यानी रिडक्शनल। याद कैसे रखना है? मी से याद रखना है री को। मी और री एक जैसा लग रहा है ना, तो मी से याद रखना है री को। मियोसिस का मतलब रिडक्शनल, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक याद। तो यहाँ पे क्या होगा? मदर सेल कौन सा डिवीजन करेगी? मियोसिस। एक आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि गैमेट्स का जब भी फॉर्मेशन होगा वहाँ पे डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस का। ठीक, कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू थे, अभी हमने बताया ना, बीच में सेंटर में क्या थे? होमोजीनियस सेल थे, जिनको कहा जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। इनमें से ही कोई डिफ्रेंशिएट करके क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। अब ये क्या होगा? ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर से क्या करेगा? मियोसिस करेगा और बनाएगा क्या? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक, अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जैसे ही डिहाइड्रेशन कंडीशन में आएगा, अलग अलग माइक्रोस्पोर के फॉर्म में बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऑन डिहाइड्रेशन माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोशिएट टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर। अब हर माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाएगा? पॉलन ग्रेन में। ठीक है, कहानी क्या थी? कहानी अगर हम फ्लो चार्ट के हिसाब से समझे तो कुछ ऐसी है कि माइक्रोस्पोर, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू था, ठीक। अब इन्हीं स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होगा? डिफ्रेंशिएट करके कुछ बनेगा क्या? पॉलन मदर सेल, या इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हम शॉर्ट में एमएमसी लिख रहे हैं। आप भी एग्जाम में अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करना तो ब्रैकेट में आगे वहाँ पे फुल फॉर्म ज़रूर लिखना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब इनमें क्या होगा? डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। मियोसिस जैसे हुआ क्या बन जाएंगे? 1 2 3 4, ये सारे आपस में क्या होंगे? कनेक्टेड, जिनको कहा जाता है क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब ये क्या? 4। अब इनमें क्या होगा? डिहाइड्रेशन कंडीशन आएगी। डिहाइड्रेशन कंडीशन जैसे ही आएगी, ये माइक्रोस्पोर अलग अलग 4 फॉर्म में बट जाएंगे और यही लेटर फॉर्म कर देंगे क्या? पॉलन ग्रेन्स को। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इजी रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन बन तो गया पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन की क्या खासियत है वो जानेंगे। आपको जान के शायद हैरानी होगी इस चीज़ की कि पॉलन ग्रेन आसानी से डिकम्पोज नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो उन्हें आसानी से ख़त्म नहीं होने देते। वो स्ट्रक्चर का नाम है एक्साइन। अब फॉर एग्जांपल पॉलन ग्रेन को कहाँ तक जाना है? स्टिग्मा तक तो जाना ही है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने के लिए स्टिग्मा तक तो जाना ही है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको अपने घर से निकल के आंधी तूफान बारिश सब कुछ झेलते हुए किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। शादी वाला फंक्शन चल रहा है, चलो उसी को लेते हैं। आपकी किसी फ्रेंड के, भाई की, बहन की, किसी की बहुत इंपॉर्टेंट शादी है, आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अब आप नहीं जाओगे तो बेसिकली क्या होगा? बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो आप अपना नहीं, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो दूल्हा दुल्हन का केस। ठीक है, अब दूल्हे को बारात तो वही लेके जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो लेके जब जाएंगे, घर से निकलना तो पड़ेगा। अब आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, शादी की डेट तो इतनी आसानी से चेंज हो नहीं सकती।
तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए खुद को प्रोटेक्ट करते हुए जाएंगे। बहुत ज़्यादा बारिश है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा मैम 4 व्हीलर तो है ना। अरे भैया 4 व्हीलर तो है, वो तो हमें भी पता है, लेकिन पॉलन रेन 4 व्हीलर में बैठ के तो जा नहीं सकता। तो यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, कि आप बहुत ओल्ड फैशन की शादी में जा रहे हो जहाँ पे 4 व्हीलर जैसे, या आप काफ़ी साल पहले की बात करो कि 4 व्हीलर जैसे कुछ नहीं थे, ठीक है। तो क्या होगा कुछ ऐसा कि आप खुद को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करते हुए जाओगे। आंधी तूफान बारिश, अगर बाइक है आपके पास तो आप हेलमेट लेके जाओगे, ठीक है। अब आप नहीं कहोगे मैम अभी तो आप बोली कि बहुत पुराने, तो बाइक कहाँ से, ठीक है वो भी कैंसिल करते हैं, बाइक का भी कॉन्सेप्ट। बेसिकली आप खुद को कवर करके जाओगे, ऊपर छतरी लगाते हुए जाओगे, ठीक। लेकिन पॉलन रेन कैसे जाएंगे, पॉलन रेन के पास तो ना तो हाथ है ना तो पैर है, वो जाएंगे कैसे। तो उनको लेके जाने वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। जैसे हमारे हैं बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में कौन लेके जाएगा, जो खुद एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा। मिट्टी तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करी, मिट्टी को भी कौन ट्रेवल कराएगा, हवा। तो नॉन बायोटिक में क्या होगा, या एबायोटिक में क्या होगा, विंड। और बायोटिक में क्या होगा, एबायोटिक में विंड और वाटर दोनों का केस है, क्योंकि वो दोनों ही फ्लो करते रहते हैं। लेकिन और आपके बायोटिक में क्या होगा, बायोटिक में आपके होंगे क्या, इंसेक्ट्स, एनिमल्स और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो सारे। इनफैक्ट एलिफेंट भी आपका करता है, स्नेक भी करते हैं पॉलिनेशन, लेकिन इनके रिस्पेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना है। तो क्या होगा कि पॉलन रेन तो इतनी आंधी तूफान बारिश झेलते हुए जा रहे हैं, प्रोटेक्शन तो इनको भी चाहिए। तो प्रोटेक्शन इनको देगा कौन, कहाँ से इनको प्रोटेक्शन आएगी। तो इनके पास गॉड गिफ्टेड ही होता है क्या, एक्साइन की लेयर। पढ़ते हैं वो एक्साइन एक्चुअल में है क्या। हम इतनी देर से इतनी कहानी बता दी है, अब जो आते हैं मेनली हमारे कंक्लूजन पे कि हमने ये कहानी का जो लास्ट में समराइज करके बता रहे हैं कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। जो पॉलन रेन था वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, मेल गैमेटोफाइट का, ठीक है, पता है पॉलन रेन मेल गैमेटोफाइट है। नेक्स्ट शेप की बात करें, स्फेरिकल है और 25 से 50 माइक्रोमीटर इनकी क्या है, डायमीटर। बहुत छोटू सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनकी डायमीटर सिर्फ 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। याद रखना माइक्रोमीटर, हमने मीटर नहीं कहा है, माइक्रोमीटर कहा है। अब ये होते हैं 2 लेयर से कवर। जो बाहर की लेयर होती है वो बनी होती है एक्साइन की, और एक्साइन किससे बना होता है, ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन से, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। आज तक का बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि सब चीज़ें रेसिस्ट कर सकता है, जिसमें हमारे आते हैं हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई यानी बेस, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई मीडियम में भी सर्वाइव कर सकता है। कौन, एक्साइन। क्यों, क्योंकि एक्साइन एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल का बना होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। अब ये स्पोरोपोलिनिन इतना खास क्यों है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा एंजाइम बना ही नहीं जो इस स्पोरोपोलिनिन को क्या करे, डीकम्पोज कर सके, ठीक। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज सो फॉर नोन। समझ में आया, इतनी कहानी हमने क्यों बताई थी। अब जो एक्साइन है वो प्रोमिनेंट अपर्चर होता है किसका, जर्मपोर। अब ये जर्मपोर क्या है, क्योंकि पॉलन रेन को, अब ऑब्वियस सी बात है, एक जगह से आप दूसरी जगह, आपको भूख लग गई रास्ते में, तो खाना खाने के लिए अपनी बॉडी, अगर आप फुल रेनकोट वाले में आए हो, ठीक है, तो बॉडी में हाथ पैर आपको खोलना, मुंह तो खोलना पड़ेगा ना, तब तो खाना अंदर डालोगे। तो इसी तरह अगर सोचो इस एक्साइन क्या है, डिग्रेड हो नहीं सकता, डिकम्पोज हो नहीं सकता, तो जर्मिनेशन की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी अगर हर तरफ से एक्साइन होगा। तो पॉलन रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मान लो आप, ये हमारी पॉलन रेन, इनके ऊपर बैठा है कौन, एक्साइन की लेयर। अब ये एक्साइन की लेयर कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे एब्सेंट होती है, ठीक है, देख पाओ आप तो यहाँ पे समझ में आएगा। हमने यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे ये लेयर नहीं फॉर्म की है, यहाँ पे यही पार्ट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, जर्मपोर। इसका नाम जर्मपोर क्यों पड़ा, क्योंकि जो जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। ये वाला पार्ट जब स्टिग्मा पे आके स्टिक करेगा तो
जो पॉलन ट्यूब अराइज होंगे वो इसी जर्म पोर से अराइज होंगे। ठीक है, समझ में आया? जर्म पोर का मतलब क्या है कि प्रोमिनेंट अपर्चर है जिसको कहा जाता है जर्म पोर, जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इनर लेयर। इनर लेयर को बोलते हैं क्या? इंटाइन। आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन और इनर लेयर को कहते हैं इंटाइन। इंटाइन नाम क्यों पड़ा? इंटाइन नाम एक्चुअल का मतलब है, इससे नाम नहीं पढ़ना है। जो एक्साइन लेयर थी वो किसकी बनी है ये पता करना है। इंटाइन, इंटाइन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब ऊपर एक्सटर्नल, इंटाइन का मतलब इनर, अंदर वाला। अंदर वाला लेयर किसका बना होता है? बाहर वाला तो आपको पता चल गया। अंदर वाला लेयर किसका बना होता है? ये बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन का। ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज़ें सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, इसलिए ये जो बाहर की लेयर जितनी ज़्यादा हार्ड थी, अंदर की लेयर उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। ठीक है, इनर लेयर पॉलन ग्रेन को कहते हैं इंटाइन, थिन होती है। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस लेयर आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। अब ये मैच्योरिटी पे क्या होगा? ये पॉलन ग्रेन 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। पॉलन ग्रेन जैसे ही मैच्योर हुआ 2 सेल में डिवाइड होगा। वो 2 सेल कुछ ऐसे होते हैं, एक सेल ये होता है और एक सेल ये होता है। ठीक है, एक सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, दूसरे सेल को कहते हैं जनरेटिव सेल। ये दोनों ही सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेजिटेटिव सेल है, आपको समझ में आ रहा है? इस डायग्राम में हमने एक का सेल का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा किया है, दूसरे सेल का स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक्चुअल में यही होता है कि जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर है, उनके अंदर काफ़ी सारे फूड रिजर्व हैं और लार्ज इर्रेगुलर शेप के क्या है उनके पास? न्यूक्लियस है। लेकिन जो जनरेटिव सेल है स्मॉल है और आप अगर इसके साइटोप्लाज्म को देखो तो ऐसा लगेगा कि इनके साइटोप्लाज्म में ही क्या है? जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है, तैर रहा हो, क्योंकि बहुत छोटा सा है। उतने बड़े के आगे एकदम छोटा सा, उसका कोई वैल्यू नहीं समझ में आता। तो ऐसा फील होता है कि उनके जो साइटोप्लाज्म है उसी में हमारा जनरेटिव सेल जो है वो फ्लोट कर रहा हो। ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब जो 60% एंजियोस्पर्म है उनमें ये पॉलन ग्रेन जो होंगे वो 2 सेल स्ट्रक्चर में ही क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। मतलब एंथर फट जाएगा जैसे ही पॉलन ग्रेन का ये 2 सेल स्ट्रक्चर आया और पॉलन ग्रेन उड़ उड़ के अलग अलग स्टिग्मा पे जाके गिर जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ 60% की बात थी, तो बाकी के 40% में क्या होगा? बाकी के 40% में 2 सेल नहीं 3 सेल स्ट्रक्चर होगा। वो 3 सेल कैसे बनेगा? 3 सेल बनेगा कि ये जो जनरेटिव सेल है यही सेल क्या करेगी? फर्दर डिवाइड करेगी और 2 सेल के फॉर्म में अलग अलग टूट जाएगी। ठीक है, ये 2 अलग अलग सेल के फॉर्म में टूट जाएगी। तो टोटल सेल कितने हो गए? एक वेजिटेटिव, दूसरा जनरेटिव और अगला भी क्या है? जनरेटिव सेल का ये पार्ट है। तो इन 40% जनरेटिव, अब आप सोचो क्या इन दोनों, ये तो पार्ट किसके हैं? जनरेटिव के ही पार्ट हैं। क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होंगे दोनों सेल के? नहीं। तो यहाँ पे डिवीजन, कौन से डिवीजन से ये 2 पार्ट में कटे हैं? तो ये बेसिकली कटे हैं किसमें? माइटोटिकली, यानी माइटोटिक डिवीजन से। अब फॉर्म करेंगे 2 मेल गैमेट बिफोर पॉलन ग्रेन आर शेड। 60% में 2 सेल स्ट्रक्चर होता है, 40% में 3 सेल स्ट्रक्चर। 2 से 3 में क्या चीज़ कन्वर्ट हो रही है? तो जो हमारी जनरेटिव सेल है वही क्या होगी? डिवीजन करेगी और 2 पार्ट्स में अलग अलग बटेगी। आप ये स्ट्रक्चर देख पाओ तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। एक लेयर है किसकी? एक्साइन की। अंदर वाली जो लेयर है वो किसकी बनी है? इंटाइन की। ठीक है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पाओ तो ये क्या है? जनरेटिव सेल, या ये देख लो आप, ये क्या है? वेजिटेटिव सेल। और ये इतना सा पार्ट क्या है? जनरेटिव सेल का, जिसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब इसी जर्म पोर से हमने बताया था ना, जर्म पोर से क्या होगा? जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आप देखो पॉलन ट्यूब क्या होगा? अराइज होगा, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा। ठीक है,
इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। अब हमने पढ़ तो लिया पॉलन ग्रेन इतना इम्पॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन के अलावा भी पॉलन ग्रेन का बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल फ़ोन का आप कॉन्सेप्ट ले लो, हमारे लिए वो जितने यूज़फुल हैं उतने ही हार्मफुल भी हैं। अगर आप उनका यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली यूज़फुल है। वीडियोस वगैरह, कोई टॉपिक नहीं समझ में, आप वीडियोस देख ले तो, क्वेश्चन देख ले तो, MCQ टाइप्स क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर के कैसे हैं, तो वो हमारे लिए उस रिस्पेक्ट में यूज़फुल है। लेकिन बेसिकली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला के ढेर सारे रील्स देख रहे हो, पढ़ने का टाइम अपना फ़ोन में लगा लो, तो वो हमारे लिए क्या है? मिसयूज़ हम कर रहे हैं। तो इसी तरह पॉलन ग्रेन की भी खासियत है, ये हमारे लिए यूज़फुल के साथ साथ कुछ रिस्पेक्ट में हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। नुकसान आप समझोगे, नुकसान ये कैसे पहुंचा रहे हैं? कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ फ्लावर्स से बेसिकली एलर्जी टाइप की फीलिंग होती है उनको। अचानक से अगर किसी फ्लावर की स्मेल आती है तो कंटिन्यूअस छींकना शुरू कर देते हैं, या हाथों या फेस पे रैशेज हो जाते हैं। ऑब्वियसली ऐसा होता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन में कॉज सीवियर एलर्जिक एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। ठीक है, ब्रोंकाई से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां और एलर्जी जैसी चीज़ें करते हैं। इट में कॉज क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें आता है अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। बहुत ज़्यादा अगर पॉलन ग्रेन है तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम। पार्थेनियम क्या है? वीट के साथ, ये एक्चुअल में इंडिया में नहीं हुआ था, ये हुआ किसी और देश का था, लेकिन वीट के साथ ये हमारी कंट्री में आ गया, जिसको कहा जाता है कैरेट ग्रास। कॉज पॉलन एलर्जी। आप इसको छुओगे ना तो आपकी बॉडी अगर सेंसिटिव है, ठीक है, तो रैशेस के साथ साथ काफ़ी रेडनेस हो जाएंगी, खुजली तो बहुत बेहिसाब होती है। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं भी होता, उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है बेसिकली, तो उनके सेंस में ऐसा नहीं, लेकिन नॉर्मल लोगों को, इनफैक्ट हमको भी क्या होता है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि नहीं छुए हैं तो वहाँ पे, क्योंकि आदत थी। साइंस की चीज़ें जब पढ़ते थे तो एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक होता था, तो बेसिकली जब हम पढ़े थे तो हम जाके पार्थेनियम की बेसिकली पॉलन को हाथ में मलना शुरू किए थे, और थोड़े टाइम बाद उसकी पूरे जहाँ तक हमने उसको टच कराया था हाथ पे, वहाँ वो रेडनेस जैसा चीज़ और फिर ईचिंग वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ठीक, तो ट्राई मत करना क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। पहले किया होगा तो पता ही होगा, फिलहाल अभी मत करना, क्योंकि कभी कभी एलर्जीज़ की वजह से क्या होता है, हाई फीवर जैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो बॉडी सही से काम नहीं करती। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। अब इनकी खासियत क्या है कि पॉलन ग्रेन के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जिसकी वजह से उनको फूड सप्लाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। हेंस यूज्ड एट पॉलन टैबलेट फॉर फूड सप्लीमेंट। ठीक है, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके टैबलेट आते हैं पॉलन ग्रेन के, तो लोग उसको खाते हैं। पॉलन कंजप्शन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। इनके अंदर इतने हाई अमाउंट में एनर्जी होता है कि एथलीट्स और जो घोड़े दौड़ते हैं, रेसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको लिए ये हाईली फ़ायदेमंद है। ठीक है, आफ्टर शेडिंग द वायलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इनफैक्ट हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है, स्पर्म का रिलीज़ होने के बाद उनका एक टाइम पीरियड होता है कि वो फीमेल की बॉडी में इतने ही टाइम तक एक्टिव रहने वाले हैं। अगर उस टाइम पे उनको ओवा मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होगी, नहीं मिला तो नहीं होगी। तो इसी तरह पॉलन ग्रेन में भी यही खासियत है। हमने ये बेसिकली कहा कि एक्साइन के बने होते हैं, वो अगर कहीं नीचे गिर गए तुरंत नहीं ख़त्म होंगे, वो उनका अंदर का जो पॉलन ग्रेन है वो मर जाएगा क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन वो जो लेयर है वो कभी डिकम्पोज नहीं होती। लेकिन ये जो पॉलन ग्रेन की अंदर का जो पार्ट है जहाँ से आपकी जो चीज़ ट्रांसफ़र होने वाली है, मेल गैमेट, वो चीज़ क्या होती है, पूरी तरह डैमेज हो चुकी होती है। ऑब्वियस सी बात है, खाना पीना उसको मिल नहीं रहा तो कहाँ जाएगा। ठीक, तो इनकी जो वैलिबिलिटी होती है हर पॉलन ग्रेन की, ये वेरिएबल होते हैं। जैसे कुछ वीट और राइस की अगर हम बात करें, ये वैलिबिलिटी अपने कम से कम 30 मिनट के अंदर क्या होंगे, लूज़ कर देंगे। इनकी वैलिबिलिटी पीरियड अप्रॉक्स 30 मिनट्स की होती है। साथ ही कुछ ऐसी फैमिली भी है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलोनेसी। ठीक है, मटर वगैरह, बीन्स वगैरह, आलू वगैरह की जो फैमिली होती है, उनकी जो वेरिएबिलिटी पीरियड होती है वो कई मंथ तक होती है। ठीक है, और लास्ट है, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके भी रखा जाता है। किस में? अब कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जो एक्सटेंशन के बहुत करीब हैं,
तो उनके पॉलन ग्रेन्स को लोग नहीं, ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली कंजर्व करके रखते हैं, लेकिन इनको कंजर्व आप घर में नहीं रख सकते, ठीक है, किसी बॉटल में भर दी और ये सोचो वो कंजर्व है, नहीं। कंजर्व किस में किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में, और एक फिक्स टेम्परेचर पे। उस टेम्परेचर का रेंज याद रखना है, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये थी पॉलन ग्रेन की कहानी। और इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो आप देख पाओ, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है। यहाँ पे पॉलन कुछ बेसिकली मार्केट में जो फूड सप्लाईमेंट के लिए जो भी टैबलेट्स वगैरह बनाए जाते हैं वो हैं, ठीक। तो इसी के साथ हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक था, वो फिनिश होता है। लेकिन ये चैप्टर अभी लेंदी है, इस चैप्टर को फिनिश होने में अप्रॉक्स पहली क्लास हो गई, 2 क्लास और लगेगी, ठीक है। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे करके ही पढ़ेंगे, बट सॉलिड पढ़ेंगे हम। जो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो चीज़ों पे ध्यान रखना है, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, एक्साइन का फंक्शन क्या है, ठीक है, पॉलन ट्यूब कैसे फॉर्म होता है, जर्म पोर किसको कहते हैं, ये सारी एक एक लाइन की चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक जिनमें हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में और पॉलिनेशन से रिलेटेड चीज़ें, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट आएंगे हमारे, कैसे एबायोटिक और बायोटिक टर्म में फॉलो होता है। ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।